डेट नोट कर लीजिए, 24 जून 2025 में मेगा मॉक टेस्ट हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही बार आपको मौका मिलेगा इसमें अपेयर होने का। 24 जून को जब भी तैयार हो जाओ, 2 घंटे निकाल कर आ जाना, पूरा दिन ये चलेगा। और इसके साथ जब आप सबमिट करोगे फाइनल टेस्ट में, आपको लीडर बोर्ड पोजीशन मिलेगी, पूरा एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अपने कैलेंडर में ये डेट सेव कर लीजिए। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारा टर्बो रिवीजन कोर्स जो चल रहा था, हम 10 दिन में जो है 100 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कवर करने वाले थे, और इसमें जो है हमने 90 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। 10 टॉपिक जो है वो भी हम कल तक पूरे ख़त्म कर देंगे, और हमारे स्टूडेंट जो है तैयार है एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। उन सब को भी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और अब हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लेटेस्ट PYQ को हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारी तरफ से मोस्टली ये आखिरी ही वीडियो होने वाली है। लेटेस्ट ट्रेंड समझेंगे हम, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है ध्यान दिया जा रहा है एग्जामिनर की तरफ से। अपना भी प्रेपरेशन लेवल जो है इवेल्युएट कर लेंगे, और ओवरऑल हमारा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं दिसंबर 2023 के पहला क्वेश्चन। MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इनमें से कौन सी मूवमेंट चलाई है? राइट आंसर है जन सुनवाई की मूवमेंट उन्होंने चलाई है। बाकी की मूवमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। नामांतर आंदोलन 1978 से 1998 तक चलता है। कौन चलाता है? दलित पैंथर चलाते हैं। क्या चलाते हैं, क्या मांग है इनमें? ये कहते हैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में, उसका नाम रखो भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ख़त्म करो। और ये मजदूर किसान शक्ति संगठन ने तो नहीं चलाई थी, दलित पैंथर ने चलाई थी। ठीक है। निर्भया मूवमेंट 2012 में आती है, इसको भी मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ लेना देना कुछ नहीं है। निर्भया मूवमेंट के बारे में आप सब कुछ जानते हो। ठीक है। दिल्ली गैंग रेप जो होता है दिसंबर 2012 में, उसके बारे में है। उसके बाद ये चली हुई मूवमेंट है। जन सुनवाई मूवमेंट जो है कौन लेकर आता है? ये लेकर आते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन लेकर आते हैं। ये किसके बारे में? पब्लिक हेयरिंग मूवमेंट है। बेसिकली पब्लिक हेयरिंग मूवमेंट है, जन सुनवाई है। ठीक है, कि लोगों की बात सुनी जाए, लोग अपनी बात रख सकें, और जो ऑफिशियल्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके कि तुमने ये काम किया, ठीक किया, गलत किया, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ है। ये सारी चीज़ों को लेकर जन सुनवाई काम करती है, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। यही जन सुनवाई मूवमेंट है। कहाँ से मिलता? ये भी रैपिड फायर रिवीजन से मिल जाता। क्या मिलता? कि जन सुनवाई कौन लेकर आया है? मजदूर किसान शक्ति संगठन लेकर आए। कब लेकर आए हैं? ऑफिशियल डेट चाहे कहते नहीं है, तो दिसंबर 1994 और अप्रैल 1995 इन राजस्थान देखने को मिलता है। क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वहाँ पर आप जाकर उसको रीड कर सकते हो। सारी पॉलिसीज़ कवर है, ऐसी चीज़ें कवर है। सिटीजन चार्टर सबसे पहले UK में आर्टिकुलेट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन कौन से साल में? 1991 में हुआ था। इसको भी समझ लेते हैं कि 1991 में सिटीजन चार्टर हुआ था, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है। पब्लिक सर्विस में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सिटीजन चार्टर UK में आता है 1991 में। इसके सोर्स की बात करें तो कहाँ से मिल जाती ये चीज़? आपको रैपिड फायर रिवीजन में मिल जाती। ये भी बता रखे हमने कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे तब, जॉन मेजर थे, तब आता है। ठीक है। ये कंसेप्ट को रीनेम किया जाता है 1998 में। क्या नाम रखा जाता है? सर्विसेज फर्स्ट रखा जाता है। ठीक, तो ये बात थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, और आपने क्या करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन RA को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। RA को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है? समझिए। आप कहते हैं ना असर्शन रीज़न में दिक्कतें आती हैं। दिक्कत वाली क्या बात है? समझिए, कुछ क्वेश्चन इतने भी ज़्यादा दिक्कत देने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। ठीक है। गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सर्विसेज जो है प्राइवेट के साथ मिलकर कंप्लीट करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है, बहुत सारी सर्विसेज देती है। क्या असर्शन ठीक नहीं है? असर्शन ठीक बोल रहा है। रीज़न में ये कह रखा था, रीज़न में मैं रीज़न की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एक बार यहाँ से नहीं पता चल रहा है, मैं वापस जाके आपको रीज़न की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। दोबारा से पढ़ो इसको। देयर इज़ ए डिवोर्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एसोसिएटेड विद गवर्नेंस एंड नॉर्मेटिव कोड्स यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई गवर्नमेंट। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब साफ साफ सिंपल यही है
कि जो डिसीज़न लिए जाते हैं उसकी एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी हमें देखने को मिलती है सरकार में। कहने का मतलब है वहाँ पर क्या पाया जाता है, डाइवोर्स, डिस्कनेक्शन है किस चीज़ का, कि जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ऐसे ही किए जा रहे हैं जो कोड्स में दर्ज है, नॉर्मेटिव कोड्स में दर्ज, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन कहती है, ज़रूरी नहीं वैसे किए जा रहे हैं। तो ये हमें डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। तो यही चीज़ कह रही है, रीज़न सही कह रही है। क्यों? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की रूल बुक है वैसे थोड़ी ना काम किया जाता। अगर वैसे किया जाता होता फिर करप्शन की नौबत ही ना आती। करप्शन जैसी चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करती है ना, क्यों एग्जिस्ट करती है, यही वो चीज़ बता रहा है। रीज़न सही तो कह रहा है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। ऊपर बात की गई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों होती है, क्यों कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करते, आउटसोर्स करता है गवर्नमेंट अपना काम प्राइवेट प्लेयर को, इसके बारे में रीज़न में कहीं पर बात आई, एक जगह पर भी आई नहीं आई तो क्या कहेंगे कि आर डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन ए। क्यों? यहाँ पर भी मैंने बता रखा है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन इस तरह से आराम से कर लिया करो, सॉल्व हो जाते हैं। सोर्स की बात करें तो ये स्टेटमेंट कहाँ से उठाई है, अलग अलग जगह से हमें मिलती है। न्यू पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस की एक राइटिंग है ममता पठानिया की, तो वहाँ से मिलती है। एक ombudsman.gov से हमें जाकर वेबसाइट में ये एक PDF मिलती है, वहाँ पर जाकर उन्होंने ये बात कह रखी है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना रखे हैं भाई, अलग अलग डॉक्यूमेंट से मिल रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ICT बेस्ड ई गवर्नेंस को लेकर स्टेटमेंट दी गई है और इन बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपको ई गवर्नेंस का छोटा मोटा भी आइडिया है, ई गवर्नेंस मतलब पढ़ा भी नहीं है ना, ई गवर्नेंस का मतलब भी समय, ई का मतलब क्या होता है, ई बुक्स पढ़ते हो ना हमारी रैपिड फायर रिवीजन, ई बुक्स, ई क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ऑनलाइन चीज़ों की बात की जा रही है। अब ऑनलाइन चीज़ें आ जाएंगी सरकार की तो क्या होने वाला है, सोचो ना, उससे आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो बी और डी करेक्ट नहीं है, ए और सी है। बी और डी को ध्यान से पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस जो है ट्रांसपेरेंसी कम कर देगा गवर्नमेंट की, चीज़ें ऑनलाइन आने लगी हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएंगी, सारी चीज़ें एक एक डाटा ऑनलाइन अवेलेबल करवा रही है गवर्नमेंट। जुडिशरी के केसेस देखिए, सारी डिटेल्स आ रही है, अब तो लाइव भी हो गया है। क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है क्या इससे? नहीं, रिड्यूस थोड़ी ना होगी, बढ़ती है भाई, इंक्रीज़ करती है। डी देखिए, ई गवर्नेंस क्या करेगी, रेड टेपिज्म को बढ़ा देगी, काम स्लो होने लगेगा ऑनलाइन या काम फास्ट होने लगेगा? क्योंकि अब तो ऑटोमेशन हो गया ना, पहले सरकारी कर्मचारी तो उठ के चला जाता था भाई लंच टाइम है, और उसका लंच टाइम ही नहीं ख़त्म होता। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन होगी तो क्या होगा, मशीन से काम करवाना है ना, आपने फॉर्म फिल किया, सीधा ही उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया आपको, ये सारी चीज़ें हो रही है। पहले क्या होता था, पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, डिपेंड थे सरकारी कर्मचारी में। तो रेड टेपिज्म का मतलब ही यही है, इसको कहते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होता है, फाइल लाल फीते में बंधी रहती है, धूड़ खाती रहती है, पता ही नहीं चलता। अब उसने कोई डाटा ढूंढना है उस फाइल में से, कितनी फाइल खोलेगा तब जाके डाटा मिलेगा। यहाँ पर कंप्यूटर पे एक सर्च किया आपने या उसने, कितना आसान है, आसान हो गया। ई गवर्नेंस ने ये कर दिया, सही तो है। बी एंड डी जो है इन वो क्या बन गए हैं, नॉट करेक्ट, गलत दे रखे हैं, बाकी सही दे रखे हैं। चलिए, इसको मैंने समझा दिया है एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन के थ्रू ही। अब आप इसको आराम से PDF जो मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ते रहना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सोर्स की। तो कहाँ से मिलती है सारी चीज़ें कि ये गवर्नेंस को और अकाउंटेबल बनाती है, ई गवर्नेंस की सारी बातें PY के बुकलेट में एजुसीकर की। तो सेम 2008 क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड, उसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट वे में ही चाहे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए रिपीट करने की कोशिश की गई है। यही चीज़ें हम दिखाते रहते हैं, इसलिए शायद आप एनालिसिस वाली वीडियो हमारी देखने आते हो। बात करते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात की गई है, उसके कुछ फीचर दिए गए हैं और आपने बताना है कौन कौन से करेक्ट है। राइट आंसर है A और B करेक्ट है, C और D करेक्ट नहीं है। चलिए मैं समझा दूँ C और D करेक्ट क्यों नहीं है, यहाँ से समझा दूँ, एक्सप्लेनेशन पेज पे नहीं जाते हैं। चलिए, अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। सिर्फ डेवलप कंट्री में अकाउंटेबिलिटी पाई जाती है, डेवलपिंग कंट्री में नहीं पाई जाएगी, पाई जाती है, वहाँ पर भी भाई अकाउंटेबिलिटी होती है, इतना भी उनका जो है हालत ख़राब नहीं है। D, इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल कैन नॉट बी वैल्यूएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा जी, अकाउंटेबिलिटी ही ख़त्म कर दोगे तो इफेक्टिवनेस कैसे देखेंगे? ये कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस अकाउंटेबिलिटी पे निर्भर नहीं करती है पब्लिक ऑफिशियल की,
इफ़ेक्टिवनेस करती है भाई, सवाल जवाब किए जाएंगे, तूने ये काम किया है तो क्यों किया है, उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, या सॉरी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी या कम होगी। इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी ना, कोई सवाल जवाब करने वाला है, यही तो अकाउंटेबिलिटी का पर्पस है। इन्होंने लिखा रखा है कैन नॉट बी एवेल्युएटेड। कैन नॉट क्यों लिख दिया भाई, कैन बी एवेल्युएटेड अगर होता तो सही होता, इसलिए सी और डी गलत है, ए और बी सही है। ए और बी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है इन रिलेशनशिप। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की एक तरह से डेफिनेशन दे रखी है। अकाउंटेबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब कोई इंडिविजुअल और बॉडी सब्जेक्ट टू समथिंग होती है। सब्जेक्ट टू व्हाट, कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई सवाल जवाब कर रहा है, वही अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। बी कहते हैं अकाउंटेबिलिटी कई तरह की होती है, लीगल हो सकती है, सोशल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है। सही कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कई तरह की हो सकती है। बाकी रही बात स्टेटमेंट सी की, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दी है और डी भी कर दी है, तो इस अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना था। अब बात करते हैं इसके सोर्स की। तो ये कहाँ से पूछे गए, ये सारी अकाउंटेबिलिटी के चैप्टर कहाँ से, अकाउंटेबिलिटी ए सिंथेसिस एक बुक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं जून 2024 के क्वेश्चन को। इसके भी क्वेश्चन इजी आ रखे थे, दोनों ही सॉल्व हो जाते, 2 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। और आरटीआई को पूछ रखा है, कुछ स्टेटमेंट दी रखी है, ठीक है, कि आरटीआई से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और भी मजबूत होगी, क्योंकि ये पूछ रखा है। अब इसमें भी वही लॉजिक लगाओ, 5 स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे 3-3 के कोड बना रखे हैं, यानी मैंने 2 एलिमिनेट करने हैं और मेरा आंसर निकल जाएगा। और अगर मैं देखूं ओपननेस, यस आरटीआई ओपननेस को लेकर बात करेगी, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन ओपननेस आ गई। मेंटेनिंग सीक्रेसी, ठीक है, अगर सीक्रेसी ही मेंटेन करनी होती तो आरटीआई नहीं ना आती। तो यानी बी ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ, 1 से निकल गया, 2 से निकल गया, 4 से भी निकल गया, बचा क्या है, 3rd बचा। अब मुझे दूसरा देखने की भी नहीं कोई ज़रूरत है, यानी ए सी ई आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक। तो ये ओपननेस पे बात करती है आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए लेके आई गई है, और इसकी वजह से ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी। और मेंटेनिंग सीक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है वो नहीं है। इसी चीज़ों को तो रिमूव करने के लिए आरटीआई लेकर आई गई थी, ओके। तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन था। इसके सोर्स की बात करें तो हमारी यूजीसी नेट की जो PYQ बुकलेट है 5 ईयर की, उसमें ये कवर्ड है ये क्वेश्चन, क्योंकि PYQ का क्वेश्चन ही है। नरेगा कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डेट इसकी राइट है, 2006 में किया जाता है। नरेगा आप पता है ना कि जो नरेगा मनरेगा बन गया था, पहले नरेगा था इसका, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। 100 साल की गारंटी देता है काम की, ठीक है, रूरल एरियाज़ में देता है। शुरू में ये 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है इनिशियली एग्जीक्यूट किया गया था। कब किया गया था, 2006 में फेब के मंथ में। और 2009 में महात्मा गांधी के जन्मदिन में अक्टूबर 2 को क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, नरेगा को कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये भी आपको चीज़ें, बेसिक फैक्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी हमने ये चीज़ें कवर। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन इनमें से पूछ रखा है कि वो इंसान जिसको गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता है और वो क्या कहलाता है, उसका राइट आंसर है वो विसल ब्लोअर कहलाता है। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानता है और उनको पब्लिकली अवेलेबल कराता है वो इन्फॉर्मेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पंचायत को लेकर कुछ ये चीज़ें की हैं और आपने बताना है इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाकर। हालांकि इसका कोई राइट आंसर नहीं बनता है, ऑप्शन ठीक नहीं थी, आंसर ड्रॉप कर दिया एनटीए के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए इंडिया में नोडल एजेंसी कौन है, वो है नीति आयोग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो भी फॉलो किए जाएंगे, नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है, यानी उसको कोऑर्डिनेट करेगी, उन सारी चीज़ों को वो देखेगी। इसके सोर्स की बात करें तो ये नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। सोशल ऑडिट को करने के क्या फ़ायदे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करता है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है। सोशल ऑडिट बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें लोगों को फ्यूचर में गवर्नमेंट की कौन सी एक्टिविटीज़ रहने वाली है, क्या करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है जो डिसीजन मेकिंग में है या सरकार चला रहे हैं, और इसके द्वारा लोगों की भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, इसलिए सोशल ऑडिट
ज़रूरी माना जाता है या सही माना जाता है। रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी हमने सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के यूनिट में कवर कर रखा है। फिर आपसे ये पूछ रखा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम, या आप दूसरे आसान शब्दों में कह लो कि ई गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसका राइट आंसर है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। ये बेसिकली ई गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। ये देखता है कि डिजिटल लेवल पर जो डिजिटल सर्विसेज या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट के ऑपरेशन और इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाता है। रैपिड फायर रिवीजन में भी हमने बता रखा है कि ई गवर्नेंस का लिंक नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ था, और अगर आपने यहाँ से पढ़ा होता तो ये भी आंसर आप ठीक करके आते। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया जाता है? इसका राइट आंसर है 1935 में किया जाता है, यानी इंडिपेंडेंस से भी पहले ब्रिटिश के टाइम पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक आता है 1934 और अप्रैल 1 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। काम क्या है? करेंसी को मैनेज करना, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, और जो बैंक्स होते हैं उनको मैनेज करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी एक्टिविटी को। आरबीआई आता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, पहले आरबीआई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, लेकिन 1947 के बाद, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, इसको भी नेशनलाइज किया गया था और ये अब गवर्नमेंट का पार्ट बन चुका है। इसके सोर्स की बात करें तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें ये जानकारी मिल जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं सितंबर 2024 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। इसमें यहाँ से ये कहा गया वो कौन सा ईयर है जब नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन बदलकर। इसका राइट आंसर है 2015। प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हो जाता है नीति आयोग में, 2015 में किया जाता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस डे आता है 2014 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्लेयर करते हैं कि नीति आयोग आएगा। नीति आयोग यानी नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्योंकि कहते हैं प्लानिंग कमीशन में ना टॉप डाउन अप्रोच मानी जाती थी। टॉप में जो बैठे हैं प्लान करते हैं, डाउन में जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन नीति आयोग में थोड़ी सी कोलैबोरेटिव और फेडरल अप्रोच रखी जाती है, सबके साथ मिलकर बात की जाती है, स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, डिस्कशन की जाती है और फिर चीज़ें प्लान आउट की जाती है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो हमें ये रैपिड फायर रिवीजन में नीति आयोग के बारे में। अब हम सॉल्व करते हैं दिसंबर 2024 के क्वेश्चन को। इसमें जो पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वो ये है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में आता है, और ये बेसिकली परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश करने की बात करता है। इसमें जो अमेंडमेंट आती है वो कब आती है ये बताना है। 2002 में आती है। इसको थोड़ा सा हम समझ लें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आता है। इसकी जो अमेंडमेंट होती है वो 2002 में होती है। ये जो अमेंडमेंट होती है इसमें परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट क्या कर रही है? ये कर रही है जो भी डिस्प्यूट्स रहती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को लेकर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, पोस्टल सर्विस को लेकर, टेली कम्युनिकेशन को लेकर और भी एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उसका एक स्पीडी और कोस्ट इफेक्टिव जस्टिस जो है लोगों को मिल सके। ये अमेंडमेंट एक्ट फोर्स कब किया जाता है? 11 जून 2002 में इसे फोर्स कर दिया जाता है। इसकी अगर सोर्स की बात करें तो लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाता और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी ये चीज़ें मिल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, जो नमामि गंगे स्कीम है उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए पॉज करके, मैं आपको ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ। तो ये ऑप्शन है जो आपने बतानी इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक एक करके इन सभी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि ये एक ऐसा मिशन है जो रिवर गंगा को रिजुविनेट करेगा, तो पुनर्जीवन को लेकर उसको काम किया जा रहा है, तो करेक्ट है, ये ऐसा ही मिशन है, इसके लिए ही काम कर रहा है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी हमने, तो प्रोग्राम 2006 में कहते हैं ये लॉन्च किया गया, ये इनकरेक्ट है। प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है ये जो नमामि गंगे करके, ये 2014 में किया जाता है। ये प्रोग्राम का बजट कहते हैं 1000 करोड़ रखा जाता है, ये इनकरेक्ट है। इसका जो इनिशियल बजट रखा जाता है वो 20,000 करोड़ रखा जाता है और 2021 आते आते
22,000 करोड़ और एडिशनली ऐड कर दिए जाते हैं, तो लगभग 43,000 करोड़ का इसका बजट हो चुका है। अब ये कहा गया है कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, करेक्ट है, वो लगाया जाएगा सो डैट सीवेज का जो पानी है वो रिवर में ना जा सके। फिर इसमें ये प्रोविज़न भी है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर किया जाएगा, यस किया जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से जो पोल्यूशन है वो गंगा के पानी में ना जाए। तो ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके सोर्स की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाता, और रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक में भी हमने ये स्कीम को अच्छे से कवर कर रखा है। याद रखना, हमने जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में जो पॉलिसीज़ हैं और जो स्कीम्स हैं वो सब कवर कर रखी है टेबल के फॉर्मेट में, कब आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, उसकी स्कीम का पर्पस क्या है, प्रोविज़न क्या है, ये सब आपको उसी में मिल जाता है। तो उसको आप अच्छे से पढ़ कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ प्रोविज़न्स दे रखी हैं आपको और आपने इनको ऑर्डर्स में लगाना है। इसकी जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक एक करके इसकी हम देख लेते हैं कैसे ऑर्डर आना है। प्राइवेट पर्सेस जो हैं वो 1971 में अबॉलिश कर दी जाती है, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा, पहले ये आएगी। फिर इसके बाद आएगी स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, 1991 में आती है। 69th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है, जिसमें दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। फिर आती है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की 15% स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट जो आता है उसके चलते हुए ये प्रोविज़न आती है। फिर इसके बाद आती है 97th अमेंडमेंट जो 2011 में, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन करने की बात करता है। फिर ऑप्शन डी है जो, उसमें विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लेजिस्लेचर में 2023 में। ये 106 जो अमेंडमेंट आती है जो बेसिकली विमेन की सीट रिजर्व करने की बात करती है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके सोर्स की बात करें तो बहुत सारी प्रोविज़न आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाती, और इसी के साथ रैपिड फायर रिवीजन की बुक में भी आपको ये प्रोविज़न मिल जाती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो बेसिकली आपका कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग पैसेज है। तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना पॉज करके, अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, और फिर आप धीरे धीरे आंसर देते जाओ। तो पहला जो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जर्मनी के बैंडसलैंडर किसे कहा जाता है जर्मनी में। इसका राइट आंसर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा जाता है। यानी जैसे इंडिया की स्टेट्स होती है, कनाडा में प्रोविंसेस होते हैं, वैसे ही जर्मनी में इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इनको उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है बैंडसलैंडर। तो बैंडसलैंडर बेसिकली फेडरल स्टेट आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, इनकी अपनी ज्यूरिडिक्शन होगी, अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पैसेज में क्या मेंशन किया है कि कब पास किया गया। 2005 में इसे पास किया जाता है। तो बेसिकली ये पैसेज में दे रखा होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तब आता है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में कवर किया गया है। तो ये राजनारायण केस में कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन तब देती है जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया ही नहीं था, क्योंकि राजनारायण केस तो बहुत पुराना केस है, ये 1975 में आया जाता है, और इसमें बेसिकली वो यही रूल करती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही कवर किया जाएगा। जो कहाँ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने प्रेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है स्वीडन ने किया था, और बहुत ही पहले कर लिया था, बहुत पहले मतलब सच में बहुत पहले। 1766 में प्रेस एक्ट लेकर आती है स्वीडन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती है, और बाकी की कंट्री तो बहुत बाद में लेकर आती है। जैसे यूएसए 1966 में लेकर आती है, इंडिया 2005 में, जापान 2001 में लेकर आता है, लेकिन स्वीडन बहुत पहले एडवांस चल रहा है इस चीज़ को लेकर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सी कंट्री ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइट का इंटेग्रल पार्ट ही बना लिया है। ये फ्रांस ने ऐसा किया है, क्योंकि सब लोग जो ये बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की, ये अलग अलग एक्ट बनाते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पार्ट नहीं लिखा जाता, लेकिन फ्रांस में ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क का ही पार्ट बन रखा है। अगला जो पैसेज है वो कुछ इस तरह से है, वो आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से, और वैसे भी आपको PDF मिल जाएगी, उससे भी आप आराम से रीड कर लेना, कोई भागा दौड़ी नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बिहार लेजिस्लेचर में मेन ओपोजिशन पार्टी कौन रहती है। इसका राइट आंसर है झारखंड पार्टी। तो ये हम पैसेज के अकॉर्डिंगली आंसर देने हैं। तो पैसेज में 1952 इलेक्शंस की बात हो रही है, जिसमें झारखंड पार्टी जो है मेन ओपोजिशन पार्टी होती उभरती नज़र। तो पैसेज में 1952 इलेक्शंस की बात की जा रही है, जहां पर झारखंड पार्टी जो है मेन ओपोजिशन पार्टी राइज करती हुई दिखाई देती है। इसमें बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टी पाई जाती थी उस टाइम पर, जिनमें से एक जनता पार्टी भी थी। तो झारखंड पार्टी ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, और ये एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट मानी जाती है बिहार की पॉलिटिक्स में, यहाँ पर कांग्रेस की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए भी कोई पार्टी उभर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिहार प्रदेश किसान सभा 1935 में कौन हेड करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद जो सरस्वती है, ये 1935 में बिहार प्रदेश किसान सभा तो हेड करते ही हैं, किसान लीडर के एक प्रोमिनेंट लीडर लेते हैं और पीजन मूवमेंट में भी क्रिशियल रोल प्ले करते हैं। इनकी ही लीडरशिप के अंदर चलते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर जाती है और बन जाती है 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे ये पूछ रखा है कि जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो किस एरिया में कन्फाइन रहता है। इसका राइट आंसर है साउथ बिहार में इनका जो है कन्फाइन रहता है। तो बेसिकली जनता पार्टी 1950 में फाउंड की जाती है राजा कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा, जिनका साउथ बिहार में ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस को ट्रेडिशनली जो एज ए ऑपोजिशन चैलेंज करने के लिए भी ये पार्टी बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जनता पार्टी कब बनाई जाती है एज पर द पैसेज। इसका राइट आंसर है 1950 में ये बनाई जाती है। तो ये हमने समझ लिया है कि इसको किसने फाउंड किया है, कब बनाई जाती है, क्या इसका पर्पस है पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपसे पूछ रखा है कांग्रेस सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम किसने कंसेप्चुलाइज किया, किसने कहा है। इसका राइट आंसर रजनी कोठारी ने इसको कहा है। तो बेसिकली रजनी कोठारी कहते हैं कांग्रेस सिस्टम इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलती है। वन पार्टी सिस्टम की बात नहीं करते, वन पार्टी डोमिनेंस की। यहाँ पर और भी पार्टीज़ को जगह तो दी जा रही है, वो इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं, वो जीत ही नहीं पाती है, एक ही पार्टी बार बार जीतती रहती है, उसी को कांग्रेस सिस्टम ये कह रहे हैं। तो बेसिकली ये इंडियन पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कांग्रेस बनाई रखती है, डोमिनेंस बनाई रखती है, बिहार में भी बनाई रख 1967 तक ये जो सिस्टम है चलता रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी कि कैसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कितना कवर करना है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी पे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। इसी के साथ लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे आओ, आपका नेट और JRF जब क्लियर होता है तो आपको PhD में एडमिशन लेने का चक्कर पड़ता है, और वो होती नहीं है क्योंकि आप रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं बना कर लेकर आते हो, वीक होता है और वो रिजेक्ट हो जाता है, आपको एडमिशन नहीं मिलती, साल वेस्ट हो सकता है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट का हमने देखा है होता है। इसलिए ये सर्विस है हमारी रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस सर्विस, जहां पर हम आपके लिए टाइटल भी चूज़ करके देते हैं जो आपके इंटरेस्ट को लाइन करता है। प्रपोजल बिल्ड करने में भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। प्रपोजल एक एक रिव्यू करके देते हैं कि किसी तरह की भी कोई मिस्टेक ना ले जाए, कोई लूप होल्स ना ले जाए, और मॉक इंटरव्यूज़ भी हम करवाते हैं आपके लिए, प्रिपेयर करते हैं आपको रियल इंटरव्यूज़ के लिए कि कैसे अपने प्रपोजल को डिफेंड करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब भी इनकेस याद आ जाए कि यस प्रपोजल बनाने का टाइम है मेरे पास और अब मुझे बनाना है, आप वापस इस वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, एनरोल कर लेना हमारी सर्विस में जो 50% ऑफ में अभी चल रही है। बाद में इसका प्राइस भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा।